हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल एच के एकेडमी। और आज हम बात करेंगे नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट यानी एनएफएससी जो आपको प्रोवाइड होता है, या फिर जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं या फिर रिसर्च करने वाले हैं, तो उनके लिए एनटीए ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। उनको फेलोशिप प्रोवाइड किया जाता है अगर उनका नेट जेआरएफ नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, आपका जो कुछ क्राइटेरियाज है जो पूरे करने होते हैं, जिससे आप क्या है नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जो नई जो गाइडलाइंस आई है आपके फेलोशिप के रिगार्डिंग, उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे आपके एनएफएससी को लेकर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपके सेंट्रल सेक्टर की ये स्कीम है एनएफएससी यानी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और ये 2005-06 में शुरू किया गया था। ये उन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी गई थी जो क्या है एमफिल कर रहे होते हैं या फिर पीएचडी कर रहे होते हैं, वो किसी भी बैकग्राउंड से है, चाहे वो साइंस के बैकग्राउंड से है, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से या फिर सोशल साइंस स्ट्रीम से है। तो ये ऐसे स्टूडेंट को 2005-06 में प्रोवाइड किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी आपके एमफिल पीएचडी कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट करने वाले हैं और एससी कैटेगरी से हैं, तो उनको हायर स्टडीज़ में लाने के लिए आपका जो यूजीसी है उसने इसको असिस्ट करने का काम किया था। इसके बाद स्कोप क्या है इसका, तो ये जो स्कीम है ये हर साल 2000 नए फेलोशिप्स जो है वो जारी करता है, जो सोशल साइंसेस के लिए होता है, ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स के लिए होता है, साइंस स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसमें आपको क्या ज़रूरी है, इसमें आपका एमफिल पीएचडी का डिग्री ज़रूरी है। और एनएफएससी कौन कौन ले सकता है, सबसे पहला वो जो क्या है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और यूजीसी जो दे रहा है। दूसरा क्या है कि सीएसआईआर यानी यूजीसी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से रिलेटेड जो नेट जेआरएफ दे रहे हैं उनके लिए भी एनएफएससी दिया जा रहा है। अब इसके लिए आपको क्या ज़रूरी है कि जब आप एनएफएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या फिर आप जब नेट का एग्ज़ाम देते हैं और कुछ परसेंट से या फिर कुछ परसेंटाइल से आपका जेआरएफ नहीं हो पाता है, तो एनएफएससी अपनी लिस्ट निकालता है और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को, अगर आपका नाम उसमें है, तो आप एमफिल पीएचडी के लिए एलिजिबल होने के साथ साथ आप फेलोशिप के भी हकदार हो जाते हैं। यानी आपकी जो स्टडी है उसमें कोई रुकावट नहीं आती है और आपको जेआरएफ जितना ही फेलोशिप मिलता है। अब इसके लिए क्या ज़रूरी है, हर जो इतने भी आपके गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं तो उनके लिए एलिजिबल है। दूसरा स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये क्या है आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनमें भी ये क्या है आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब क्या किया गया है, एनएफएससी की एक सेंट्रल नोडल एजेंसी बना दी गई है। यानी 2022 में जो आपकी एनएफएससी का जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है, एनएफएससी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनएसएफडीसी बना दिया गया है। और इसमें उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज अपने रखे हैं कि कौन कौन इसका बेनिफिट उठा सकता है एनएफएससी का। तो सबसे पहला इसका कौन बेनिफिट उठा सकता है, जो क्या है कोई भी कैंडिडेट ऐसा जो रेगुलर क्या है फुल टाइम पीएचडी या फिर एमफिल कोर्सेज कर रहा है, तो उसको एनएफएससी मिल सकता है। इसके साथ साथ वो स्टूडेंट्स जिनका एनएफएससी हो गया है और वो कहीं पर भी एडमिशन ले चुके हैं आपका एमफिल या पीएचडी में, विदिन 3 मंथ उनको क्या है जेआरएफ अवार्ड लेटर इशू हो जाता है और वो एनएफएससी का जो फेलोशिप है उसको लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मास्टर्स प्री में ही नेट जेआरएफ क्लियर हो जाता है या फिर एनएफएससी जो है आपका मास्टर्स प्री में ही आ जाता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि उनको क्या करना है कि आपका 2 साल के अंदर खत्म होना चाहिए। आपके उसमें भी लिखा होता है, जब सर्टिफिकेट आता है तो उसके अंदर भी होता है कि आपका जो परसुइंग में जो है मास्टर्स डिग्री में, तो उन लोगों का 2 साल के कम हो जाना चाहिए और आपको 3 साल के अंदर कहीं पर भी किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में या फिर डीम्ड जो यूनिवर्सिटी है जो क्या है रिक्वायर करती है आपकी एनएफएससी को, तो वहाँ पर आपको एडमिशन ले लेना है ताकि आपको फेलोशिप मिल सके। इसके साथ साथ
आप लोग सिर्फ एक टाइम में एक ही फेलोशिप ले सकते हैं। यानी आपका अगर एनएफएससी हो गया और नेक्स्ट टाइम अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको दोनों नहीं मिलेंगे, या तो फिर आपको एनएफएससी ही लेना होगा या फिर आप जेआरएफ के लिए ही हकदार होंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी सारे इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ क्या है कि ये आपको जेआरएफ और एसआरएफ दोनों देता है, यानी 2 साल एनएफएससी आपको जेआरएफ देता है और इसके बाद 3 साल ये आपको एसआरएफ देता है। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जेआरएफ एसआरएफ का किस तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। अगर कोई कैंडिडेट एमफिल कर रहा है तो उसका मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगा वो 2 इयर्स होगा, तो उसको 2 सालों में क्या मिलेगा, सिर्फ जेआरएफ मिलेगा, एसआरएफ नहीं मिलेगा। अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो उसको 5 साल ये मिलेगा फेलोशिप, और इसमें 2 साल उसको जेआरएफ मिलेगा और 3 साल उसको एसआरएफ मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसमें एमफिल पीएचडी दोनों होता है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है इसका 5 साल होता है और ये 2 साल जेआरएफ देता है और आपका 3 साल एसआरएफ इसमें रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं फेलोशिप के रेट की। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि फेलोशिप में जो एचआरए है वो इंक्रीज हो चुका है हर आपका जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसके बेसिस पर, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं जेआरएफ की तो जो आपका फेलोशिप है वो पर मंथ आपको 31,000 मिलता है। इसके साथ साथ अगर एसआरएफ आप लोगों का हो जाता है 2 साल के बाद अपग्रेडेशन के बाद तो उसमें आपको 35,000 पर मंथ आपका जो फेलोशिप है अमाउंट है वो आपको मिलता है। इसके बाद कंटिजेंसी की अगर हम बात करें तो अलग अलग कंटिजेंसी है यहाँ पे आपको मिलती है, यानी आपकी जो स्टेशनरी का खर्चा है या आपका जो ट्रैवल अलाउंसेस है उन सबको जोड़कर तो 2 साल आपको 10,000 रुपीज़ पर ईयर मिलता है और इसके बाद 20,500 रुपीज़ आपको पर ईयर मिलता है एसआरएफ में। और अगर साइंस में कंटिजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो 12,000 पर ईयर मिलता है आपका 2 इयर्स यानी जेआरएफ में, और अगर एसआरएफ हो जाता है अपग्रेडेशन के बाद तो 25,000 आपको यहाँ पे मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो फिजिकल हैंडीकैप जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए भी कुछ स्पेशल यहाँ पे जो फेलोशिप के अलावा भी यहाँ पे दिया जाता है। तो उसमें 2,000 पर मंथ इनको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है जेआरएफ के टाइम में, और वही 2,000 3 इयर्स के लिए होता है एसआरएफ के टाइम में। इसके बाद हम हाउस रेंट की बात करेंगे, यानी आपका जो एचआरए है वो अब 8%, 16% और 24% के आसपास हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो आपकी सिटी है और जो आपका लोकेशन है, जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली की तो दिल्ली का एचआरए आपके बीएचयू यानी वाराणसी के एचआरए से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है एचआरए आपका सिटी या फिर आपकी जो लोकेशन है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है उस पर डिपेंड करता है। और इसमें भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे अगर आप लोग हॉस्टल ले रहे हैं तो उसमें आपको एचआरए नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो एचआरए है वो आपकी हॉस्टल फ़ी में एक्सक्लूड हो जाता है, मेस में एक्सक्लूड हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस इन सब में चला जाता है, तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। अगर आपको हॉस्टल अकोमोडेशन ऑफर किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से और आप उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं तो उस टाइम आप एचआरए को क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आपको हॉस्टल्स में नहीं रहना है या फिर आपको शेयरिंग रूम में प्रॉब्लम है या फिर वैसे कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं रह सकते हैं वहाँ पे, तो जहाँ पर भी आप रह रहे हैं बाहर यानी हॉस्टल के अलावा आप कहीं पे भी आप एचआरए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जेआरएफ की। तो एनएफएससी में जो नोडल एजेंसी है वो इम्प्लीमेंट करती है आपके एससी स्टूडेंट यानी जो आपका एनएफएससी है उसको, जो नेट जेआरएफ का जो अवार्ड लेटर है या फिर जो सीएसआईआर का जो नेट जेआरएफ है उसका जो मेरिट है वो तैयार होता है। आपका जो नेट का एग्ज़ाम आप देते हो उसमें मेरिट बनाई जाती है, उन मेरिट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। यानी ऑल इंडिया में 2,000 स्टूडेंट्स ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं जो क्या है मेरिट बेस पर आपका यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं या फिर यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, और उसमें जो एनएफएससी है वो उनको प्रोवाइड कराई जाती है 2,000 स्टूडेंट्स को। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप इसका फॉर्म जो है वो कैसे अप्लाई करेंगे। यानी आप अब जब
किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लेते हैं एमफिल पीएचडी में, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो एनेक्सर 1 है इसको फिल करना है। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ लगेगा। इसके बाद आपको अपनी जितने भी डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको भर देनी है सारी की सारी, और ये फिर आपके सिग्नेचर्स इसमें होंगे, आपके सुपरवाइज़र के सिग्नेचर्स इसमें होंगे, वो इसमें डिटेल डालेंगे आपकी, और इसके बाद ये आपके डिपार्टमेंट से अप्रूव होगा। फिर उसके बाद आपकी जो नोडल एजेंसी है वहाँ से अप्रूव होगा, फिर नोडल ऑफिसर इसको अप्रूव करेगा। यानी एक पूरा प्रोसेस चलता है इसके लिए, और फिर आप एनएफएससी के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको क्या है, पर मंथ आपका फेलोशिप मिलना शुरू हो जाता है। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो ये था एनएफएससी के रिगार्डिंग छोटा सा अपडेट, जो नई गाइडलाइंस आई है उसके रिगार्डिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे HK अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहे हमारे साथ नेट जेआरएफ के फॉर्मेशंस के रिगार्डिंग और नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।